ये कहानी है शांति निवास की, जहाँ जरा भी शांति नहीं थी। और शांति निवास में अगर शोर था तो वो भी शांति की बेटी की वजह से। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि ये मुझे नहीं खाना और सुबह सुबह कॉफी मेरे कमरे में आनी चाहिए, लेकिन तुम्हें जरा भी दिमाग नहीं है। तुम डेली गर्म दूध करके मेरे कमरे में लेकर आ जाती हो और सुबह के नाश्ते में ओट्स की जगह ये आलू के पराठे बना देती हो। माँ! बेटी के चिल्लाने की आवाज सुनकर शांति अब हॉल में आती है और नंदनी को इस तरह भड़कते देख वो अपनी बेटी नंदनी से सवाल करती है। क्या हुआ नंदनी, तो इस तरह चिल्ला क्यों रही है? तू जानती है ना, ये समय मेरे पूजा करने का होता है। ये जानने के बावजूद तू मुझे इतनी जोर जोर से आवाज देकर बुला रही है। आखिर ऐसा कौन सा पहाड़ टूट गया जो तुझसे 10 मिनट रुका नहीं गया? रुका नहीं गया? अरे माँ, आप पहले मुझे ये बताओ, इस नौकरानी को आप महीने के कितने रुपए देती हो? अरे लेकिन हुआ क्या है, कुछ तो बता। नहीं, पहले आप मुझे बताइए कि आप इसे कितने रुपए देती हो। अरे 1,000। लेकिन तू इस तरह भड़क क्यों रही है? ना तो तू मुझे कुछ बता रही है और ना ही शांत हो रही है। अरे आखिर बात क्या है? माँ की बातें सुनकर नंदनी अब उसे सारी बात बताती है। और अरे, जब आप इसे 10,000 रुपए महीना देती हो तो ये भी तो देखो ये सही से काम करती भी है नहीं। माँ, मैं और नौकरानी के भरोसे नहीं रह सकती। अरे भैया की उम्र हो रही है, भैया की शादी क्यों नहीं करवा रही है आप? कम से कम भैया की शादी होगी तो इस घर में एक मुफ्त की नौकरानी आएगी जो मेरे काम कर सके, साथ में इस घर का अच्छे से ख्याल रख सके। नंदनी गुस्से में सारी बात बोल रही थी। तभी उसकी ये सारी बातें सुनते हुए रोहित, उसका भाई, उसके पास आता है। तू अपने काम के चक्कर में मेरी जिंदगी नर्क बनाने की सोच रही है, क्योंकि तुझे तो तेरी नौकरानी मिल जाएगी, लेकिन मेरा क्या? शादी के बाद तो मेरी जिंदगी जहन्नम बन जाएगी। वैसे रोहित, नंदनी ने कुछ गलत नहीं कहा। तेरी उम्र सच में हो चुकी है और तो और तुझे अब शादी कर लेनी चाहिए। वैसे भी कब तक कुंवारा बैठेगा तू? देख, मैं तो कहती हूँ अगर तुझे कोई पसंद है तो तू मुझे बता दे, और अगर नहीं पसंद हो तो भी बता दे। फिर मैं अपने हिसाब से इस घर में लड़की लेकर आऊंगी। माँ, मैं काम में इतना व्यस्त रहता हूँ कि लड़कीबाजी करने की मुझे फुर्सत ही नहीं है। और जब मुझे इन सब चीजों के लिए फुर्सत नहीं तो मेरी गर्लफ्रेंड कहाँ से होगी? इसीलिए आपको जो ठीक लगे वही कीजिए। तो बस फाइनल है कि भैया की शादी होगी और भैया के लिए लड़की चूज करेंगी हम, यानी कि मैं। इतना बोलकर अब नंदनी शांत हो जाती है, क्योंकि अब नंदनी की बात उसके घर वालों ने जो मान ली थी। लेकिन ये सब देख उसके घर की नौकरानी को बहुत अजीब लगता है और वो कुछ कहती नहीं है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ रोहित के लिए एक रवीना नाम की लड़की का रिश्ता आता है, जो काफी अमीर थी। देखो नंदनी, रोहित, इस लड़की का नाम रवीना है। दिखने में जितनी खूबसूरत है उतनी ही अमीर भी है। अरे मोटा दहेज लेकर आएगी। मैं तो कहती हूँ शादी के लिए हाँ कह दे। माँ, क्यों पैसे पैसे करती रहती हो? अरे पैसे आप अपनी कब्र पर लेकर जाओगी क्या? हमारे पास भगवान की दया से किसी चीज की कमी नहीं है, इसीलिए एक अच्छी लड़की ढूंढो जो शांत स्वभाव की हो। भैया बिल्कुल ठीक कह रहा है माँ। वैसे भी अमीर घर की लड़कियां सही नहीं होती है। अरे गरीब घर की लड़की आएगी तो वो दब कर रहेगी, क्योंकि पहली बात उसे इस घर में इतनी नॉलेज नहीं होगी और हम उसे उसी तरह चलाएंगे जिस तरह हम चाहते हैं। लेकिन अगर अमीर घर की बहू आई तो वो हम पर अपना हुक्म जताएगी और राज करेगी इस घर पर। और आप तो जानती है कि मुझे ऐसी भाभी नहीं चाहिए जो यहाँ पर आकर अपनी चलाए। वैसे नंदनी बिल्कुल सही कह रही है माँ। आप जानती है ना कि हमारी नंदनी कैसी है। अब मैं तो बाहर ऑफिस चला जाया करूंगा, लेकिन रहना तो आप दोनों को होगा। इसीलिए एक ऐसी लड़की ढूंढो जो शांत हो, क्योंकि अमीर घराने की लड़कियां कभी शांत नहीं होती। अब एग्जाम्पल के तौर पर अपनी बेटी को ही देख लो। भैया, तुझे नहीं लगता कि तू कुछ ज्यादा ही बोलता है? मैं कोई लड़ाकू नहीं हूँ। मुझे बस इस घर में शांति चाहिए, जो कि एक नौकरानी के होते हुए कभी नहीं हो सकती। अरे जो सफाई और शांति एक बहू के घर में आने से होती है वो कभी और कोई नहीं रख सकता। नंदनी की बात सुनकर अब सभी लोग चुप हो जाते हैं
तो वहीं शांति भी अब अपने बेटे रोहित के लिए गरीब घर की लड़की ढूंढने लगती है। ऐसे ही एक दिन शांति की बहन कविता उसके घर आती है। अरे कैसी हो जीजी तुम? मैं तो ठीक हूँ कविता, तुम बताओ तुम कैसी हो? बड़े दिनों बाद अपनी बड़ी बहन को याद किया है, कोई खास वजह? जीजी, अपनी बड़ी बहन को तो याद हमेशा करते थे, लेकिन आपको ही समय नहीं मिलता कि आप अपनी छोटी बहन को फोन या मैसेज करके उसका हाल चाल समाचार पूछ ले। सही बात है, आप ठहरी अमीर और हम ठहरे गरीब, तो आप हम जैसे से बात क्यों करेगी? हाँ, अरे नहीं नहीं कविता, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। अरे मैं तो हमेशा तुम्हें याद करा करती थी, लेकिन क्या है ना, समय ही नहीं मिलता था तुझे कॉल मैसेज करने का। ये सब तो कहने की बात है। खैर, वैसे जीजी, हम यहाँ आपसे एक सवाल करने आए हैं। हम सुने हैं कि अमीर घराने की लड़कियों को आप अपने बेटे के लिए ठुकरा रही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको गरीब घर की लड़की चाहिए। ऐसा क्यों? अरे वो क्या है ना, बड़े और अमीर घराने की लड़की बदतमीज और कामचोर होती है, लेकिन यहीं अगर छोटे और गांव की लड़की आती है तो उन्हें अपने से बड़ों को किस तरह से बात की जाती है ये भी पता है, और घर के वो काम भी अच्छे से जानती है। और अब तू तो जानती ही है कि मेरी तो उम्र हो रही है, और मेरी बेटी कैसी है तुझे ये भी बहुत अच्छे से पता है। इसलिए सोच रही हूँ कि क्यों ना रोहित की शादी करवा दूं, लेकिन मुझे अमीर घराने की लड़की नहीं चाहिए। आ, अगर ऐसी बात है जीजी, तो आप चिंता मत कीजिए। मेरे पास एक ऐसी लड़की है जिसे देख आप उसे पसंद भी कर लेंगे और उसे अपने घर की बहू बनाकर ही छोड़ेंगे। इतना बोलकर कविता अब अपने पर्स से एक फोटो निकालकर शांति के हाथ में थमाती है, और जब शांति उस फोटो को देखती है तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। कविता, सच में ये लड़की तो बहुत खूबसूरत है। अरे कौन है ये? जीजी, ये मेरी ननद की भाभी की लड़की है। ये गरीब घर से भी है और संस्कारी भी। भाई मुझे तो ये लड़की पसंद है, अब तू जल्दी से इस लड़की से मेरे बेटे रोहित की बात चला दे। वो सब तो ठीक है जीजी, लेकिन मैं आपको शादी से पहले ही एक बात बता देती हूँ। ये लड़की भले ही गाय है और भले ही सुंदर है, लेकिन ये दहेज में कुछ नहीं देंगे, क्योंकि ये बहुत गरीब परिवार से है। और तो और इसके पीछे 3 और बहनें हैं इसकी। कविता ये बात बोल ही रही होती है कि इतने में नंदनी वहां आती है। अरे मौसी जी, आप चिंता क्यों कर रही हो? अरे हमने कब कहा कि हमें दहेज चाहिए? हमें तो एक ऐसी लड़की चाहिए जो हमारे घर को घर बना कर रखे। क्यों माँ, मैं सही कह रही हूँ ना? वैसे भी भैया ने कहा है उन्हें कोई अमीर नहीं बल्कि बस मामूली घर की लड़की ही चाहिए। नंदनी, अरे बिल्कुल सही कह रही है कविता। अब तू जल्दी से इस लड़की से मेरे बेटे के लिए बातचीत चला। शांति की बात सुनकर कविता भी खुश हो जाती है, और अगले ही दिन वो पूजा के घर जाती है रोहित का रिश्ता लेकर। और इस तरह बहुत जल्द पूजा और रोहित का रिश्ता पक्का हो जाता है। समय गुजरता है, और गुजरते समय के साथ पूजा और रोहित की शादी हो जाती है। और इस तरह पूजा और रोहित दोनों ही एक पवित्र बंधन में बंध जाते हैं। शादी के बाद पूजा अपने ससुराल की जिम्मेदारियां बखूबी संभालती है, लेकिन कौन जानता था कि उसकी जिम्मेदारियां न सिर्फ ससुराल बल्कि उसकी ननद के पर्सनल कामों की भी होगी। लेकिन जहां उसके सर पर इतनी जिम्मेदारी थी, तो वहीं पूजा की सास उसे काफी प्यार करती थी, क्योंकि पूजा जितनी सीधी थी उतनी ही कामकाजी भी थी। ऐसे ही एक दिन नंदनी पूजा के पास आती है। भाभी, आज मेरा खीर खाने का मन कर रहा है, क्या आप मेरे लिए खीर बना दोगी? लेकिन नंद जी, मैंने तो खाना बना दिया है। अगर आपको खीर खाना था तो मुझे पहले बता देती ना। एक काम करती हूँ, मैं आपके लिए शाम को खीर बना देती हूँ। आप फिलहाल ये खाना खा लीजिए। रहने दीजिए भाभी, आपसे तो कुछ कहना ही बेकार है। अरे अगर आपने खाना बना दिया है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे खीर तो ऐसी चीज है जो सुबह शाम 2 टाइम खाई जा सकती है। पर जब मैं इस घर में आई तो माँ जी ने मुझे कहा था कि इस घर में सिर्फ उतना ही खाना बनेगा जितने की जरूरत होगी।
अगर मैंने ज्यादा खाना बना दिया तो माँ जी मुझ पर गुस्सा करेगी। पूजा की बात सुनकर नंदनी को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपनी भाभी को खरी खोटी सुनाने लगती है। माफ करना भाभी, लेकिन हमने जो सोचा था आप बिल्कुल भी वैसी नहीं है। अरे, हमने सोचा था कि आप गरीब घर से है तो हमारी सारी बात मानेगी, यानी कि मेरी। और सच कहूँ तो भैया और माँ ने भी आपको सिर्फ इसीलिए हाँ किया क्योंकि हम इस घर के लिए बहू नहीं बल्कि एक नौकरानी चाहिए थी। शुरुआती दौर में तो आप बखूबी हमारी बात मानती थी, लेकिन समय के साथ अब आप टेढ़ी होती जा रही है भाभी। नंदी जी, ये आप क्या कह रही है? माना मैं गरीब घर से हूँ और मेरा ससुराल अमीर है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलेंगे। ससुराल में आकर हर लड़की को अपना ससुराल संभालना होता है और मैंने भी ऐसा ही किया। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि घर की बहू हर इंसान की पर्सनल नौकरानी बनकर रहे। ये घर मेरा भी है, इस घर पर मेरा भी उतना ही अधिकार है जितना आपका है। तो आप मुझे इस तरह नौकरानी नहीं बोल सकती। बहुत कैंची की तरह जुबान चल रही है भाभी आपकी। शायद आप ही भूल रही है कि आपको भीख मंगे घर से उठाकर हम यहाँ इसलिए नहीं लेकर आए ताकि आप हमें मुंह लगे और हमें जवाब दे सके, बल्कि हम आपको यहाँ इसलिए लेकर आए हैं कि हमारे यहाँ आप शांति बनाए रखें। और रही खीर बनाने की बात, तो नहीं खाना मुझे आपके हाथ की खीर। अरे, मैं तो बस ये देखना चाह रही थी कि आप करती क्या है। मुझे क्या, मैं तो बाहर से मंगवा कर खा लूंगी, लेकिन मैं अब आपकी औकात देख ली है मैंने। इस तरह नंदनी अपनी भाभी को खरी खोटी सुनाकर वहां से निकल जाती है। लेकिन नंदनी की जुबान पूजा के दिल को घायल कर जाती है और वो अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। तभी वहां रोहित आता है और पूजा को इस तरह रोता देख उससे पूछता है। क्या हुआ पूजा, तुम इस तरह क्यों रो रही हो? रोहित का सवाल सुनकर कहीं ना कहीं पूजा का दिल कहता है कि उसे वो सारी बात बता दे, लेकिन वो नहीं बताती क्योंकि रोहित अपनी बहन से बहुत प्यार करता था और वो नहीं चाहता था कि उसकी बहन की कोई भी शिकायत करे। सिर्फ इसलिए पूजा जहर का घूंट पीकर रोहित से झूठ बोल देती है। कुछ नहीं रोहित, वो क्या है ना, मुझे माँ की याद आ रही थी, इसलिए बस थोड़ा सा रोना आ गया। मैं जानता हूँ पूजा, तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। तुम्हारे और नंदिनी के बीच में क्या बहस हुई वो सब मैं किचन के बाहर सुन चुका हूँ, लेकिन तुम मुझे सिर्फ इसलिए नहीं बताना चाह रही क्योंकि तुम नहीं चाहती कि मैं नन्नी के ऊपर गुस्सा करूँ या फिर नंदिनी की कोई शिकायत मेरे पास आए। रोहित मन ही मन पूजा के लिए बहुत दुखी था क्योंकि भले ही उसके ससुराल में उसकी सास और पति अच्छे थे, लेकिन नंदनी ने पूजा को खून के आंसू रुला रखे थे। समय गुजरता है और एक दिन नंदनी कॉलेज से घर आती है तो पूजा कहती है। नंदिनी, तुम आ गई। एक काम करो, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। भाभी, मैं चाय नहीं पीती, इसलिए आप मेरे लिए कॉफी बनाकर लाना प्लीज। आप इतने समय से इस घर में हैं और वो भी मेरे साथ। इसके बाद भी आपको ये पता नहीं कि मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं। खैर, आपको कॉफी बनाकर लानी है तो लाइए, वरना कोई बात नहीं। ठीक है ननद जी। इस तरह पूजा अपनी ननद के लिए कॉफी बनाकर लाती है और उसको पीने के लिए देती है। ऐसे ही अब समय गुजरने लगता है और नंदनी देखती है कि शांति का ध्यान नंदनी की जगह नहीं बल्कि अपनी बहू पूजा पर ज्यादा रहता है। ये देख नंदनी चिढ़ जाती है और गुस्से में बोलती है। हर वक्त पूजा 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 पूजा, आह! जब देखो माँ तो बस पूजा के ही गुण गाती है। लेकिन कोई बात नहीं, मेरा भी नाम नंदिनी है। मैं भी मम्मी की नजरों में इनके खिलाफ नफरत नहीं भरती ना, तो मेरा भी नाम नंदिनी नहीं। अब क्या था, नंदनी किचन में अपनी भाभी के पास जाती है और अपनी भाभी को पीछे से पकड़कर कहती है। भाभी, क्या हुआ ननद जी? भाभी, वो दरअसल मुझे ना कुछ पैसे चाहिए थे। नंदिनी, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो माँ जी से बात करो। मैं जानती हूँ कि माँ ही तुम्हें पैसे देने के लिए कभी मना नहीं करेगी। एक बार बात तो करके देखो। नहीं भाभी, आप तो जानती है कि अगर मैं माँ से पैसे लिए तो वो मुझसे 36 सवाल पूछेगी और पैसे नहीं देगी।
वो अलग साथ है और घर में अलग से डांट पड़ेगी। इसलिए मैं आपसे मदद मांगने आई हूँ। प्लीज मुझे पैसे दिलवा दीजिए ना, प्लीज भाभी प्लीज। अच्छा, कितने पैसे चाहिए मेरी ननद को? ओ भाभी, मुझे किसी को देने हैं, क्योंकि मैंने किसी से उधार लिए थे। चलो ठीक है, मैं एक बार मम्मी जी से बात करती हूँ। लेकिन माँ जी से पैसे लेने कितने हैं, ये तो बता दीजिए, तभी तो मैं आगे जाकर बात करूंगी ना। वो 10,000 रुपये चाहिए थे भाभी। प्लीज मना मत करना, प्लीज। नंदनी अपनी भाभी से काफी रिक्वेस्ट करती है, जिसे देख अब पूजा अपनी सास के पास चली जाती है। तो वहीं अब नंदनी हंसते हुए खुद से कहती है। मेरी प्यारी भाभी, जाओ जाओ मम्मी से पैसे मांगो। पूजा अपनी सास शांति के पास जाती है और अपनी सास से कहती है। मम्मी जी, हाँ बहू, बोल क्या हुआ? वो मम्मी जी, मुझे आपसे कुछ मांगना है। क्या? मुझे आपसे 10,000 रुपये चाहिए। लेकिन इतने क्यों पूजा? कुछ काम है क्या, या तुझे किसी को देने हैं? देख, जो बात है वो मुझे साफ साफ कह दे। अगर तूने मुझसे कुछ भी छुपाया तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। वो मम्मी जी, नंदिनी को पैसे चाहिए, लेकिन उन्होंने मुझे ये बात आपको बताने के लिए मना की है। लेकिन नंदनी को इतने पैसों की जरूरत क्यों पड़ गई? तू रुक, मैं उससे अभी पूछती हूँ। पूजा की बात सुनकर अब शांति नंदनी को बुलाती है और उससे पूछती है। नंदनी, तुझे 10,000 की क्या जरूरत पड़ गई? मुझे? मम्मी, मैंने कब मांगे आपसे 10,000 रुपये? तेरी भाभी तो कह रही थी कि तुझे 10,000 रुपए चाहिए, इसलिए तूने अपनी भाभी को बोला और उसे मेरे पास भेजा पैसे मांगने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है माँ, मैं किसी के पास नहीं भेजा पैसे मांगने के लिए। और अगर मुझे पैसे की जरूरत हुई ना, तो मैं सीधा आपसे मांगूंगी, ना कि बीच में किसी का सहारा लूंगी। नंदिनी, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? तुमने ही तो मुझे कहा था कि तुम्हें 10,000 रुपये चाहिए किसी को देने के लिए। भाभी, आप झूठ बोल रही है। अरे भला मैं क्यों लूंगी? मुझे क्या जरूरत है यार? अगर मुझे पैसे लेने होंगे तो मैं सीधा माँ से ले लूंगी ना। अरे मेरा घर है, इतना अमीर है कि मुझे मेरे घर वालों ने किसी भी चीज की कमी नहीं छोड़ी। मुझे पैसे चाहिए तो मैं भैया से डायरेक्ट बोलूंगी या आपका सहारा लूंगी। ये बात मैं फिर दोहरा रही हूँ, मैंने इनसे पैसे नहीं लिए। पूजा, तू झूठ कब से बोलने लगी? मम्मी जी, मैं झूठ नहीं बोल रही। तो भाभी, आप कहना चाहती हो कि मैं झूठ बोल रही हूँ? वाह भाभी वाह। अरे बहू, ले पैसे। अगर तुझे चाहिए तो मुझसे सीधा मांग ले। ऐसे नंदिनी का नाम लेकर पैसे लेना अच्छी बात नहीं। इतना बोलकर शांति वहां से चली जाती है। तो वहीं जब पूजा नंदिनी की ओर देखती है, तो नंदिनी भी अपनी भाभी से बिना नजरें मिलाए ही वहां से चली जाती है। पूजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि नंदिनी उसके साथ आखिर ऐसा क्यों कर रही थी। पर पूजा करती भी तो क्या, उसके पास नंदिनी के खिलाफ ना तो कोई सबूत था और ना ही वो उसको किसी के आगे गलत साबित करना चाहती थी। समय गुजरता है। ऐसे ही एक दिन सभी लोग खाने की टेबल पर बैठे थे कि तभी शांति सभी से कहती है। रोहित, नंदिनी, अरे पूजा, मैं सोच रही हूँ कि अब नंदिनी की उम्र हो रही है और सही समय पर अगर बेटी अपने घर विदा हो जाए तो ज्यादा अच्छा होता है। माँ, आप कहना क्या चाहती हो? साफ साफ कहो। अरे मैं ये कहना चाहती हूँ बेटा कि नंदिनी के हाथ समय रहते हमें पीले कर देने चाहिए। तू तो जानता है ना, आजकल का समय कितना खराब चल रहा है। अरे वैसे भी अब नंदिनी की पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है, तो अब वो शादी कर अपने घर जाए तो ज्यादा अच्छा है। बात तो बिल्कुल ठीक कह रही हो माँ, लेकिन शादी नंदनी को करनी है, इसीलिए फैसला भी हमें उसी का सुनना होगा। नन्नी, तू शादी करना चाहती है क्या? तू अपने ससुराल जाने के लिए तैयार है? सच कहो भैया तो हाँ, मुझे भी अब लगता है कि मेरी उम्र हो रही है और समय रहते मुझे शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन मैं आप सभी लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ कि मैं एक मोहित नाम के लड़के को पसंद करती हूँ और मैं शादी उसी से करना चाहती हूँ।
नंदनी की बात सुनकर रोहित उसकी शादी मोहित नाम के लड़के से करवाने के लिए तैयार हो जाता है और बहुत जल्द अब नंदनी के परिवार वाले मोहित के परिवार वालों से मिलते हैं और इस तरह दोनों परिवारों के बीच आपसी सहमति के अनुसार नंदनी और मोहित की शादी हो जाती है। नंदनी अब अपने ससुराल चली जाती है और अपने ससुराल की जिम्मेदारी बखूबी संभालती है। लेकिन सिर्फ पति के अच्छे होने से कुछ नहीं होता। नंदनी ने अपने ससुराल की जिम्मेदारी संभाल तो ली थी, लेकिन फिर भी उसके ससुराल वाले उसे आए दिन खरी खोटी सुनाते रहते। बहू, सच में तुझे तेरी माँ ने कुछ नहीं सिखाया? अरे माना कि तू बड़े घर की थी, लेकिन तुझे घर के काम करना आना चाहिए। देख तो, बाहर बारिश हो रही, लेकिन तेरी एक लापरवाही के कारण हमारे सारे कपड़े भीग गए। मामा, माफ करना माँ जी, गलती हो गई, लेकिन आगे से ध्यान रखूंगी कि ऐसी गलती दोबारा ना हो। सच में, अगर गलती का ध्यान रखे तो ही ज्यादा अच्छा है तेरे लिए। पता नहीं मेरा बेटा कैसी लड़की को पसंद करके ले आया है इस घर में। इतना बोलकर अब नंदनी की सास वहां से चली जाती है, पर अपने ससुराल का ऐसा बर्ताव नंदनी को जरा भी अच्छा नहीं लगता। नंदनी को समझ में आता है कि उसने अपनी भाभी के साथ क्या क्या किया था। सीधे शब्दों में कहीं तो अब नंदनी को अपने किए पर पछतावा होने लगा था। सही कहते हैं लोग, ये कलयुग है और यहाँ ना तो कोई स्वर्ग है और ना ही नरक। हम जैसे कर्म करते हैं, हमें वैसे ही कर्मों की सजा इस धरती पर मिलती है। मैंने अपने भाभी के साथ इतना बुरा किया, शायद उसी का फल मुझे अब मिल रहा है। इस तरह उदास नंदनी ससुराल में रहने लगती है, क्योंकि उसने जैसा किया उसे उसके कर्मों की सजा मिलने लगी थी। उसने अपनी भाभी के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया था, शायद इसलिए उसके ससुराल वाले उसका खास ध्यान नहीं रखते थे और अब नंदनी ने इसी को अपनी किस्मत मान लिया था। समय गुजरता है और जब नंदनी अपने मायके आती है तो वो अपनी भाभी से माफी मांगती है और इस तरह सुधर जाती है।